कल मैंने देखा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कल हमने सेल में देखा। हु आर द डिस्कवरर ऑफ सेल? रॉबर्ट हुक इन 1665, जिन्होंने किसकी सेल की खोज की थी? डेड सेल की खोज की थी। और डेड सेल की खोज करने के लिए उन्होंने किसका यूज किया था? माइक्रोस्कोप। अब देखो जो माइक्रोब्स होते हैं, अच्छा अब जो आप पढ़ते हो सिंगल सेल पढ़ते हो या जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हो जो दिखते नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव। अब वो किससे देखे जाते हैं? माइक्रोस्कोप से। तो उसको हम क्या कहते हैं जानते हो? इसीलिए माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उनका दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा नाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और तीसरा हम उसे उन लोगों को नाम देते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स। यू आर फ्री टू टेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स because we can see these microbes under the microscope. Who are the first inventor of microscope? रॉबर्ट हुक। और उन्होंने सेल इसलिए नाम दिया, क्यों उन्होंने सेल का नाम दिया? क्योंकि सेल का मतलब उन्होंने समझा, जब उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में डेड सेल को देखा तो वो ऐसे विस्थापित थे। कल मैंने बताया था ऐसे कुछ इस प्रकार से उन्होंने देखा, ये ऐसे थे तो उन्होंने देखा कि जैसे हनीकॉम्ब होता है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, और वैसे ही वो दिख रहे थे। तो उन्होंने इसका नाम दिया स्मॉल रूम। और इन स्मॉल रूम की वजह से उन्होंने कहा ये क्या है? सेल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कभी कभी क्वेश्चन होता है विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो बिना बेझिझक हम समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? ऑस्ट्रिच है, ठीक है ना। तो उसका अंडा भी सबसे बड़ा सेल होगा और ये लगभग 1.5 किलो का अंडा होता है। 1.5 kg to 2 kg तक पहुंच सकता है। 1.5 से 2 किलो का अंडा होता है और एक सेल का बना होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो हम क्या जानते हैं? ओवा, जो फीमेल में पाया जाता है, और ये एग, अंडा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग। मानव के शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल कौन सा है? कौन है? न्यूरॉन्स, ठीक है ना। 1 मीटर तक का हो सकता है ये सेल, ठीक है। अब हम देखते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड और विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग बीइंग। तो आप लिखोगे बैक्टीरिया, जिसकी लेंथ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है। अब मिलियन ऑफ अ मीटर, 1 मीटर का मिलियन टुकड़ा आप करोगे तब जाकर आपको एक बैक्टीरिया का वो मिलेगा, लेंथ मिलेगी, ठीक है, साइज मिलेगा। फिर हमने कल देखा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, या ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिसके अकॉर्डिंग बनी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जंतु। ऑर्गेनिज्म whose body consists of a single cell called यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ना वो जंतु जिनके शरीर में केवल एक ही सेल होता है, या यूं समझे कि एक ही सेल से बने हुए जीव को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे अमीबा, पीछे के क्लास में आपने देखा था, अमीबा है नो शेप, उनके पास कोई शेप नहीं होता, वो चलते और अपने शेप को बदलते रहते हैं। फिर आपने देखा पारामीशियम। पारामीशियम का शेप कैसे देखने को मिलेगा? जैसे आप स्लीपर के बॉटम को देखते हो, स्लीपर के नीचे का हिस्सा जो होता है उसी तरीके से पारामीशियम होता है, ठीक है। और तीसरा आपका क्या दिया है? यूग्लिना। और चौथा आपका दिया है बैक्टीरिया। तो अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज
बिकॉज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया आर सिंगल सेल। ठीक है। और दूसरा आप देखते हैं क्या मिलता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर का मतलब जिनके पास एक सेल से अधिक हो, 2 सेल हो जाएगा तब भी उसे मल्टी सेलुलर कहेंगे। परंतु यहाँ पर अगर आप देखते हो, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग फ्रॉम अ फ्यू सेल्स टू बिलियन सेल। एक कुछ सेल से लेकर बिलियन सेल तक के जानवर जो होंगे, जीव जंतु होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक ना। और एग्जाम्पल देखोगे, मोस्ट प्लांट्स, अधिकतर पौधे, सारे पौधे नहीं लेकिन अधिकतर पौधे, एनिमल, जंतु और ह्यूमन बीइंग और मानव भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। अब अगर आप समझें तो हमने बताया था कि बॉडी में सेल किस प्रकार हैं। जैसे आप जानते हो दीवार बनती है, दीवार ईंटों से बनती है, एक एक ईंट से दीवार का निर्माण होता है। ये कुछ इस प्रकार से आप ऐसे बनाते हैं ना, दीवार ऐसे बनती है। तो हमारी बॉडी की अगर हम समझें, अगर हम इसके हिसाब से समझें और ईंट को हम सेल मान लें, ईंट को हम सेल मान लें, तो हम दूर से क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि ये वॉल है, दीवार है। बट अगर हम उस पर कंसंट्रेट करें तो दीवार बनी किससे है, दीवार बनी किससे है, ईंट से। तो हमारी बॉडी जो है वो दीवार, अगर हम उसको समझें तो हमारी बॉडी में जैसे दीवार बनी है ईंट से, तो हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से। हम बॉडी को देख पाते हैं, सेल को देख नहीं पाते, कभी भी खुली आंखों से सेल को हम देख नहीं पाते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर आपने यहाँ पर देखा यूनिसेलुलर को देख लिया और मल्टी सेलुलर को देख लिया। अब ये भी आपको समझना है कि जैसे हम लोग पूरा फंक्शन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और डाइजेशन करते हैं, ठीक है ना, साथ में आप देखते हो एक्सक्रीशन भी करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम करते हैं, एक एक सेल भी ये प्रोसेस करते हैं। ये यूं समझें कि एवरी सेल इज अ लिविंग इन अवर बॉडी। बट हम क्या देखते हैं कि हमारी शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है वो लिविंग है। किसी को देखते हैं बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, तो हम समझते हैं कि यह ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। उसके शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन बराबर फंक्शन कर रहे हैं और उन ऑर्गन में पाए जाने वाले सारे सेल भी बराबर फंक्शन कर रहे हैं। हम बीमार कभी तभी होते हैं या तो सेल का फंक्शन गड़बड़ होता है, और सेल का फंक्शन होगा तो जाहिर सी बात है किसी ऑर्गन का फंक्शन खराब होगा। अगर आप देखते हो कि आपके बॉडी का हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, तो आपका हार्ट किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब हुआ कि सबसे नीचे सबसे छोटा। लेकिन अगर आप समझें तो ये श्रेणी को आप देखें, ठीक है, इस श्रेणी को अगर आप देखें यहाँ से, तो सबसे छोटा आप यहाँ पर सेल देखते हैं। जब कुछ सेल का ग्रुप मिलता है तो क्या बनेगा जानते हो, टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यू के कुछ मिलने से क्या बनेगा, ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन का मतलब हो गया कि हार्ट हो गया, अलग ऑर्गन हो गया, ब्रेन अपना अलग ऑर्गन हो गया, है ना, स्टोमक अपना अलग ऑर्गन हो गया। तो सबसे छोटा तो सेल है। एवरी ऑर्गन इज मेड बाय सेल। व्हेन टू और मोर देन टू सेल कॉन्टैक्ट टुगेदर दे मेक अ टिश्यू। दो या दो से ज़्यादा सेल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद ये टिश्यू जब आपस में मिलते हैं, हम इस दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। अब आपके बॉडी में अंग बहुत है। देखो, कुछ आपके एक्सटर्नल ऑर्गन हैं, कुछ आपके इंटरनल ऑर्गन हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन को आप अपनी आंखों से देख रहे हो, नोज, आई, ईयर, टीथ, टंग, लिप एक्सेट्रा। बट आप इंटरनल ऑर्गन को नहीं देख पा रहे हैं। कैन यू सी इंटरनल ऑर्गन विथ नेक्ड आईज? नो, नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता। तो अगर हम उन्हीं ऑर्गन की बात करें, ये मत सोच लेना कि अगर हम एक्सटर्नल ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो वो सेल के नहीं बने हैं, क्योंकि हार्ट सेल का बना है, लंग्स बना है, ब्रेन बना है। इंटरनल एक्सटर्नल सब सेल से बने हैं। समझ नहीं बात? यहाँ तक कि आप जो स्किन देख रहे हैं ना, स्किन में भी सेल हैं, ठीक है। बट ये याद रखना है, इस सेल के अलग अलग सेल के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। डिफरेंट सेल वर्क डिफरेंट
डिफरेंट सेल वर्क डिफरेंट सेल वर्क डिफरेंट फंक्शन। आप ये समझ सकते हो कि अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं। अगर हम चाहें कि हार्ट के सेल को निकाल कर नोज के सेल में सेट कर दें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ट के सेल का अपना फंक्शन है, नोज के सेल का अपना फंक्शन। समझ गए इतनी बात? अब हम देखते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल, ग्रुप ऑफ सेल is called tissue. We cannot see cell and tissue with naked eyes. We can see only organ or organ system. ठीक है? तो सेल हो गया, टिश्यू हो गए, टिश्यू से मिलकर क्या बना? ऑर्गन बना। तो अगर हम ऑर्गन की बात करें तो चलो मान लो हम हार्ट लेते हैं, ठीक है ना, हार्ट। अगर ये हार्ट को हम लेते हैं और हार्ट ये हमारा ऑर्गन है, तो हार्ट का कनेक्शन लंग्स से भी, ये पंप करेगा ब्लड को, और ब्लड में जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक वो प्योर ब्लड बनेगा नहीं। ऑक्सीनेटेड ब्लड बनने के लिए इसको हेल्प किससे लेनी पड़ेगी? लंग्स से, क्योंकि लंग्स क्या करता है? अगर हम तुमसे पूछते हैं कि बाय व्हिच ऑर्गन वी टेक ऑक्सीजन, किस अंग से हम, किस अंग द्वारा हम सांस लेते हैं, तो मैक्सिमम समझते हैं कि नाक से। बट नोज जो है, ये नाक जो है, ये आपका वो नहीं है। अगर आप समझो कि नाक से आप सांस लेते हो तो ये गलत जवाब होगा। नोज इज अ मीडियम, ये एक माध्यम है, ये हवा को अंदर ले जाने का माध्यम है। अगर नाक से हम सांस लेते तो जुकाम होने पर हम मर जाते, तब हम मुंह से हवा अंदर करते हैं। कुल मिलाकर हम शरीर के अंदर हवा को ले जाते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जब हम नाक या मुंह से हवा लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाती, ये लंग्स का काम है कि हमारे ऑक्सीजन को ही पकड़ेगा, बाकी और सबको रिजेक्ट करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है? अब हार्ट किससे कनेक्ट है? लंग्स से, लंग्स नोज से। तो ये क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम। ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जितने भी आपके बॉडी के अंदर हैं सबका अपना अपना फंक्शन है, लेकिन सब एक साथ फंक्शन कर रहे हैं। ये नहीं है कि अभी ब्रेन काम कर रहा है तो हार्ट सो रहा है, अभी हार्ट काम कर रहा है तो लंग्स सो रहा है, सब कुछ नहीं है, सबका अपना काम है। लंग्स अगर आप देखोगे तो रेस्पिरेटरी के लिए काम में आएगा, वहीं अगर आप ब्रेन को देखोगे तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, थिंकिंग, रिमेंबर, स्टोरिंग डाटा, ये सारी चीज़ वो कर रहा है। ठीक है? बॉडी को कंट्रोल वो कर रहा है। साथ में अगर आप क्या कहते हैं स्केलेटल सिस्टम देखो, उसके तहत आप हड्डियों को देखोगे, ये अपना वर्क कर रही हैं, हमारी बॉडी को शेप दे रही हैं, साइज दे रही हैं, चलने में मदद कर रही हैं। मसल्स की बात करें तो ये हमारे हड्डियों को लचीला करके रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे 8 ऑर्गन सिस्टम है ये एक साथ काम करते हैं, बट एवरी ऑर्गन हैज डिफरेंट वर्क। हार्ट का अपना अलग वर्क है, किडनी का अलग वर्क है, ठीक है ना, स्टोमक का अपना अलग वर्क है, आंतों का, इंटेस्टाइन का अलग वर्क है, ब्रेन का अलग वर्क है। तो जो 8 सिस्टम हैं वो आपको पता ही है। 8 सिस्टम जो आपके बने हुए हैं, स्केलेटल सिस्टम, दूसरा आप देखते हो तो मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम में ब्रेन देखते हो, फिर नाक से सांस और लंग्स से संबंध रखते हो, तो ये क्या होगा? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। बगल में आपका हार्ट है, वो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, पंप कर रहा है, तो उसका क्या है? वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके नीचे आओगे आपको पेट मिलता है, तो यहाँ पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हो। उसके नीचे आप किडनी को देखते हो, किडनी को आप क्या कह देते हो? स्केलेटरी सिस्टम कहते हो। और उसके नीचे आप देखते हो स्केलेटरी सिस्टम, इसका काम है। और इसके बाद जो आपका लास्ट ऑर्गन सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिससे ये प्रजनन होते रहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रजाति का बना रहना होगा, कोई भी प्रजाति यहाँ से विलुप्त होती नहीं है, पाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है? वो अलग की बात है कि सब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं कुछ सेक्सुअल होंगे, कुछ असेक्सुअल होंगे। ठीक? तो यहाँ पर हम तुम्हें क्या बताया कि सेल बताया, सेल से टिश्यू बताया, टिश्यू के बाद हमने ऑर्गन बताया, ऑर्गन को हमने हार्ट लिया। हार्ट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, वो ब्लड को पंप करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका किसी से कोई जुड़ाव नहीं है, उसका जुड़ाव है। तो ये आपका हार्ट हो गया, ऑर्गन हो गया। तो जब कुछ ऑर्गन मिलते हैं, हार्ट हो गया, हार्ट अपना काम शेयर करेगा लंग्स से, इससे क्या बनेगा? ऑर्गन
सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम को देख के पूरी बॉडी आपको बनती है होल बॉडी। कोई प्रॉब्लम हो समझने में? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। द ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक एन ऑर्गन, ग्रुप ऑफ सम ऑर्गन दैट वर्क डिफरेंट बट दे वर्क टुगेदर। ये हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद होल बॉडी। यहाँ तक आपने देखा, यहाँ पर आपने यूनिसेलुलर को देखा, तो आप ये समझो कि जिसके पास अगर अभी आपको ब्लेड लग जाए, एक ब्लेड से आपके हाथ को थोड़ी सी कट हो जाए, तो इसमें आपके बहुत सारे सेल डैमेज हो गए, कुछ तो खराब हो गए और कुछ चोटिल हो गए जो बाद में रिपेयर हो जाते हैं, और जो सेल गड़बड़ हुए हैं उनके जगह पर नए सेल ग्रो कर जाते हैं केवल एक ब्लेड लगने से। अब तुम सोचो केवल एक ही सेल लेकर उसे जीवन यापन करना है, तो बहुत ज़्यादा लाइफ स्पान तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा 100-200 साल जिएगा, समय भी कम रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे तो ऑर्गेनिज्म whose body consists of a single cell are called unicellular organism। वो जंतु जिनके पास केवल एक सेल होता है उन्हें हम अकोशिकीय कहते हैं, एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल के बने हैं। मतलब एक एक सेल हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हमारा जीवन या हम कहीं जिंदा नहीं हैं। हम सीधे बॉडी देख के बात करते हैं, सीधे दीवार देख के बात करते हैं, सीधे घर देख के बात करते हैं, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन ये कभी नहीं सोचते बना कैसे। दीवार तो बहुत लंबी है, एकदम सीधी दीवार है, मोटी दीवार है और काफ़ी अच्छा आपने बनाया है, लेकिन क्या कभी आपने कंसंट्रेट किया कि ये दीवार इतनी बड़ी बनी है, ये बनी किससे? एक एक ईंट को जोड़कर दीवार का निर्माण हुआ है। तो वो एक एक ईंट जैसे मिलकर दीवार बनाते हैं, एक एक सेल मिलकर हमारे बॉडी को बनाते हैं। लेकिन हम दीवार देखते हैं, उसी प्रकार हम बॉडी देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप बॉडी में कहीं हो नहीं। अगर कहीं हो तो बताओ। आपके बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम है, सारे ऑर्गन सिस्टम सेल के बने हैं, सबका अपना अलग अलग काम है, सेल के भी अलग अलग फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन जो सेल के फंक्शन है उसके अनुसार वो अलग अलग ऑर्गनों में पाए जाते हैं। करना तो समझ में आ गया ना। तो आप कहीं जीवित नहीं हैं, आपके बॉडी में पाए जाने वाले ट्रिलियन सेल हैं जो सारे लाइफ स्पान को कर रहे हैं, मतलब सारी लाइफ फंक्शनल को कर रहे हैं। मतलब ईटिंग भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। एक एक सेल जो दिखाई नहीं देते, सब के सब, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर आपने देख लिया, मल्टी सेलुलर आपने देख लिया, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये आपने देख लिया कि कुछ सेल के एग्जाम्पल, ठीक। अब उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे वेरिएशन इन शेप, ठीक ना, वेरिएशन इन शेप, ये कल पढ़ेंगे वेरिएशन इन शेप। अब क्या सारे शेप एक जैसे थोड़ी ना होंगे, इसमें ये पढ़ेंगे वेरिएशन इन शेप में। जब हम पढ़ेंगे तो हम ये जरूर जानेंगे कोई एक ही जैसे शेप के सेल नहीं होते। अब आप न्यूरॉन की बात करोगे, 1 मीटर लंबा होगा, हाँ, ये ऐसा होगा, और फिर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, ये न्यूक्लियस यहाँ होता है और इसमें ऐसे ऐसे रहते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर एक तरीके से इस प्रकार बनेगा। अब अगर सोचो कि आपका बोन सेल भी ऐसे हो, थायटी सेल भी ऐसे हो, नर्व सेल भी ऐसे हो, ओवूम भी ऐसे हो, स्पर्म सेल भी ऐसे हो, तो ये गलत हो। सेल के शेप अलग होते हैं, सेल के कार्य अलग होते हैं, साइज ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती, कभी कभार हो जाती है। तो अलग अलग सेल के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद वेरिएशन इन शेप पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जाके आगे पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। यहाँ से हम समझेंगे कि सेल कैसे हमारे शरीर में वर्क करता है।